हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नचिकेता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको आर के राजपूत का तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा 26 नंबर क्वेश्चन से। पिछले वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज्ड। कह रहा है कि चार्ज के बाद दो गो प्लेट्स जो है उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है चार्ज के बाद फ्रॉम ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से चार्ज के बाद आर सेपरेटेड अपार्ट बाय मीन्स ऑफ इंसुलेटेड हैंडल। इंसुलेटेड हैंडल से इसको क्या कर दिया जा रहा है? सेपरेट कर दिया जा रहा है। इंसुलेटेड हैंडल से सेपरेट कर दिया जा रहा है। ठीक, देन तब क्या होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो है, चार्ज के बाद ठीक इसको चार्ज किया जाता है दोनों प्लेट को, और सेम सप्लाई से ठीक कांस्टेंट वोल्टेज से इसको चार्ज किया जाता है दोनों को, और इसको सेपरेट कर इसको अलग कर दिया जाता है किससे? इंसुलेटेड हैंडल से। ठीक, तो पूछ रहा है कि क्या होगा तब, क्या होगा ऐसा होगा तब? तो वोल्टेज एक्रॉस द प्लेट्स डिक्रीज। प्लेट का जो वोल्टेज है ये डिक्रीज कर जाएगा। कैसे? क्योंकि C बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर डी बाई आर होता है, सॉरी A बाई डी होता है। तो जब इंसुलेटेड हैंडल के द्वारा इसको क्या कर दिया जा रहा है? अलग कर दिया जा रहा है, तो सेपरेटेड इंसुलेटेड हैंडल जो है इसमें डाला गया है, तो इसका एप्सिलॉन आर ज़्यादा होता है। ठीक, तो C ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, तो वोल्टेज कम होगा, क्योंकि C बराबर Q बाई V। ये जब ज़्यादा तो ये कम होगा। ठीक, तो इस तरह से वोल्टेज क्या होगा? प्लेट का डिक्रीज करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू कैपेसिटिव सर्किट। यदि एक AC वोल्टेज अप्लाई है कैपेसिटिव सर्किट में, द अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो इन द सर्किट बिकॉज। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है हो सकता है फ्लो सर्किट में, क्योंकि वैरिंग वोल्टेज प्रोड्यूसेज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट। ठीक, वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है वो वैरी करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। ठीक, वोल्टेज इस तरह से इससे चार्ज होता है, इससे डिस्चार्ज होता है। जितने मैग्नीट्यूड से चार्ज होता है उतने ही मैग्नीट्यूड से डिस्चार्ज होता है AC के कंडीशन में। ठीक, अब 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वोल्टेज अप्लाइड एक्रॉस ए सिरामिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रोलाइटिक फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन एयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए एयर से जितना ग्रेटर देन होगा ठीक उतना ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो कितना है? 100 टाइम्स ग्रेटर देन, इसलिए 100। यहाँ पर 200 रहता तो 200 हो जाता, 300 ग्रेटर देन रहता, 300 टाइम्स ग्रेटर देन एयर रहता तब यहाँ 300 हो जाता। मतलब 100 टाइम्स ग्रेटर देन एयर है तो 100 हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एयर से जितना टाइम्स रहेगा वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो बी आंसर सही। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? एयर कैपेसिटर्स हैव ए ब्लैक बैंड टू इंडिकेट द आउटसाइड फाइल। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन करेक्ट पोलरिटी। हाँ, ये सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है करेक्ट पोलरिटी के साथ कनेक्ट रहता है, क्योंकि इसका निर्माण करेक्ट पोलरिटी के साथ ही होता है, और यह DC में केवल काम करता है। ठीक, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिसिपेशन फैक्टर ऑफ ए गुड डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। डिसिपेशन फैक्टर गुड डाइलेक्ट्रिक का कितने ऑर्डर में होता है? तो 0.0002 ऑर्डर में होता है। ठीक, देखिए
गुड डाइलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर समानुपाती होता है एप्सिलॉन के। तो गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए ये जो एप्सिलॉन होता है ये ज़्यादा होता है, तो डिसिपेशन फैक्टर कम होगा। ठीक, तो इसीलिए कम होता है, 0.0002 होता है। ठीक, अब 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी एनी क्लोज्ड सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक कहाँ गया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग चार्जेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। द एबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ द गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है कोई भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जितने भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कोई भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू सराउंडिंग चार्जेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। तो इसके चारों ओर जितने चार्ज रहते हैं उसके बराबर होता है। ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी क्लोज्ड सरफेस के एक्रॉस कितना होता है, इसके चारों जितने चार्ज रहते हैं उसके बराबर होता है। तो ये कौन सा नियम कहता है, तो गॉस का नियम कहता है। B2 सही आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स each of the capacity C are given, the resultant capacity 2/3C can be obtained by using them। तो देखिए 3 गो कैपेसिटर है, तो इक्विवेलेंट रिजल्टेंट कैपेसिटी 2/3 है, 2/3C है। तो किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो देखिए 2 गो के हम पैरेलल में जोड़ देते हैं और एक को सीरीज में जोड़ते हैं। तो सी है, ये हो गया पैरेलल है तो सीरीज वाला कंडीशन लग जाएगा, तो C + C तो 2C हो जाएगा। और ये C है तो 1/2C प्लस 1/C करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो LCM क्या हो जाएगा, C से लगाएंगे तो 2C हो जाएगा, 2C कैंसिल 1 प्लस C से कैंसिल 2, यानी 3/2C बराबर 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, तो C इक्विवेलेंट बराबर 2/3C। ठीक, तो इसका 2/3C आंसर सही है। C नीचे में है क्योंकि यहाँ पर नीचे है, सॉरी ऊपर में होगा क्योंकि तिर्यक गुना होगा तो 2C/3 हो जाएगा। तो देखिए 2C/3 है तो C इक्विवेलेंट बराबर 2/3C है। तो क्या किए हम, तो 2 को पैरेलल में एक को सीरीज में जोड़े हैं, तो 2 इन पैरेलल एंड 3rd इन सीरीज विथ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक, तो सही है, 2 सीरीज में है, 2 पैरेलल में है, 1 सीरीज में है। अब 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स अनअफेक्टेड। कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, निम्नलिखित में से किस पैरामीटर वेरिएशन के लिए द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स अनअफेक्टेड। कैपेसिटेंस जो होता है अनअफेक्टेड है, मतलब चेंज नहीं होगा, वही रहेगा कैपेसिटेंस। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए, C बराबर एप्सिलॉन A/D। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा है डिस्टेंस, यहाँ कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को हम कम बेसी करेंगे तो C चेंज होगा। एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया का भी कम बेसी करेंगे तो C चेंज होगा। नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक का नेचर जिस तरह से रहेगा यानी एप्सिलॉन चेंज होगा तो C चेंज होगा। अब थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, तो थिकनेस का यहाँ पर नहीं है तो जो है यही ऑप्शन सही है। ठीक, यानी इसको आप कितना हूँ थिकनेस रखिए प्लेट्स को, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। ठीक, अब 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द करेंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर
grows linearly. The current in the discharging capacitor grow exponentially. तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर जो होता है उसमें करेंट जो होता है ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली। ये सही है, बी ऑप्शन सही है। द करेंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रोज एक्सपोनेंशियली, इस तरह से होता है, इस तरह से ई के फंक्शन के रूप में ग्रो करता है, इसीलिए एक्सपोनेंशियली कह रहा है। ठीक, द करेंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर द करेंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रो एक्सपोनेंशियली। ठीक, इस तरह से होता है, ग्रो करता है। अब 35 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि डी बराबर हम जानते हैं एप्सिलॉन ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई एप्सिलॉन, तो सही है ये ऑप्शन। अब 36 नंबर क्वेश्चन, इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन। कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है किसमें? तो डाइलेक्ट्रिक में, ना कि प्लेट पर। वैसे याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक में एक कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है। ठीक, अब 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है? तो सिरामिक का होता है। ग्लास, वैक्यूम, ऑयल के अपेक्षा सिरामिक का सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स विल हैव द लीस्ट वेरिएशन। तो सिल्वर प्लेट माइका कैपेसिटर, निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटर के पास होगा लिस्ट वेरिएशन? तो सिल्वर प्लेटेड माइका कैपेसिटर। 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ सिरामिक कैपेसिटर्स इज जनरली हाई, सही है। द स्टोर एनर्जी इन ए कैपेसिटर डिक्रीजेज विथ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये भी सही है। द स्टोर एनर्जी इन ए कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी डिक्रीजेज विथ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। 1/2 CV² जानते हैं कैपेसिटर में एनर्जी, तो कह रहा है कि घटता है एनर्जी कब? जब कैपेसिटेंस को कम करते हैं, तो इसको हम कम करेंगे तो कम होगा, तो सही है, एनर्जी कम होगा, सही है ये। ठीक, तीसरा, द स्टोर एनर्जी इन ए कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ अप्लाइड वोल्टेज। स्टोर एनर्जी जो होता है एक कैपेसिटर में इंक्रीज करता है अप्लाइड वोल्टेज के साथ, माना वोल्टेज हम बढ़ाएंगे 1/2 CV², वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एनर्जी तो बढ़ेगा ही, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन, ए वायर केबल हैज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, तो इसमें सब सही है। बी ऑप्शन देता है गलत है, बी तो सही है, तो राजपूत बी ऑप्शन देता है गलत है, इसमें सब ऑप्शन सही है। 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स हैज रिलेटिवली शॉर्टर सेल्फ लाइफ। तो इसमें शॉर्टर सेल्फ लाइफ किसका है? तो बी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सबसे कम लाइफ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का होता है, तो बी सही है। ठीक, अब 41 नंबर क्वेश्चन, द स्पार्किंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग ए। स्पार्किंग जो होता है टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स के बीच में हो सकता है रिड्यूस किसके? इंसर्टिंग के द्वारा। तो देखिए, कैपेसिटर इन पैरेलल विथ कॉन्टैक्ट्स, कैपेसिटर इन सीरीज विथ ईच कॉन्टैक्ट, रेसिस्टेंस इन लाइन, नन ऑफ द एबव। तो कैपेसिटर इन पैरेलल विथ कॉन्टैक्ट्स, ये सही है। ठीक, अब 42, इन द केस ऑफ ए लूजी कैपेसिटर इट्स सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वैल्यू विल बी, तो लार्ज। कह रहा है कि एक लूजी कैपेसिटर के केस में इसके सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वैल्यू होगा, क्या होगा? तो लार्ज होगा। ठीक, इस तरह से भी देखिएगा आप, तो लूजी कैपेसिटर कहने का मतलब उसका कैपेसिटेंस कम होगा। ठीक, तो कम होगा, तो सीरीज में जब रहता है तो क्या होता है? 1/,
सी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से होता है। तो कम का निकालिएगा तो ज़्यादा ही होगा सी इक्विवेलेंट, इसलिए सी लार्ज। ठीक, अब 43 नंबर क्वेश्चन, द पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर कैपेसिटर इज, तो 0। पावर डिसिपेटेड प्योर कैपेसिटर में क्या होता है, 0 होता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 3.1 विल बी। इसका इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए 6 और 12 पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, तो रेसिस्टेंस वाला पैरेलल वाला कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए 6 गुने 12 बटा 12 6 18, 6 18 3 चौके 12, 4 हो गया। अब 4 और 8 ये दोनों का इक्विवेलेंट, सॉरी ये दोनों का सी इक्विवेलेंट 4 आया, और 8 के साथ 4 क्या में हो जाएगा, पैरेलल में, तो जुड़ जाएगा 4 और 8 12, तो 12 माइक्रोफैराड, डी आंसर सही। अब 45 नंबर क्वेश्चन, इन ए कैपेसिटिव सर्किट, एक कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, ए स्टेडी वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज कॉल्ड डिस्चार्ज, एन इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज मेक्स ए कैपेसिटर चार्ज, डिक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज मेक्स ए कैपेसिटर चार्ज। तो देखिए C बराबर Q/V होता है, तो एन इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो मेक कैपेसिटर चार्ज, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा कि डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटेंस का मान कम होगा। ये स्टेडी वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज काज डिस्चार्ज, डिक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज को हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। देखिए C बराबर Q/V होता है, तो इसको हम डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा, यानी चार्ज होगा कैपेसिटर, तो इसीलिए C ऑप्शन सही है, डिक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज। ठीक, मेक्स ए कैपेसिटर चार्ज। अब 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हैं, इसमें रखते हैं। ठीक, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स विल, तो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज करेगा। ठीक, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्लेट का, तो डिक्रीज करेगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एप्सिलॉन आर क्या होगा, तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो सी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सी बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर A/D, एप्सिलॉन आर ज़्यादा तो सी ज़्यादा, जब सी ज़्यादा होगा तो C बराबर Q/V, ये जब ज़्यादा तो ये कम होगा, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। B2 सही आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 3.2 विल बी। 3.2 फिगर को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में चेंज करना है। तो देखिए ये है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में है, पैरेलल वाला कंडीशन है तो हम जोड़ेंगे। तो जोड़िए 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 और 2 कितना हो गया, तो 4, तो ए हो गया 2 और ए 1 और 1 2 और ये कितना है 2 2 4। ठीक, तो 2 2 4 अब सीरीज में हो गया, तब हम पैरेलल वाला कंडीशन लगाएंगे। ठीक, तो अगर ये दोनों को हम निकालेंगे पैरेलल वाला कंडीशन से तो 2 गुने 2 बटा 2 प्लस 2 यानी ये आधा हो जाता है। ठीक, तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये आ गया 4, 1 और 1 4, ये 1 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। अब इसको फिर पैरेलल कंडीशन वाला लगाएंगे तो 1 गुने 4 बटा 5। ठीक, तो 4 बटा 5 क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट। तो अभी देखिए कहाँ है, पॉइंट में है, तो पॉइंट में कर दीजिए इसको, 4 है पॉइंट बैठाएं तो 0 8 45, 0.8 इसका सही आंसर, 0.8 माइक्रोफैराड, डी सही है। अब 48 नंबर, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विथ, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा किसके साथ, तो इंक्रीज इन प्लेट एरिया एंड डिक्रीज इन
डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, करा कि प्लेट एरिया को इंक्रीज करेंगे और डिस्टेंस को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। देखिए C बराबर क्या जानते हैं, अब साइलेन A/D जानते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि इंक्रीज इन प्लेट एरिया, प्लेट एरिया को इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब इसको घटा रहा है, इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, C बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। तो वही कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के बाद करा, दोनों कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ए सही आंसर है। अब 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ, एक कैपेसिटर कंसिस्ट्स है तो टू इंसुलेटर्स, देखिए टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, दो कंडक्टर सेपरेट होता है एक इंसुलेटर के द्वारा। इस तरह से होता है कैपेसिटर, दो कंडक्टर होता है और इंसुलेटेड होता है किसके द्वारा, तो इंसुलेटर के द्वारा। तो 20 सही आंसर है। अब 50 नंबर क्वेश्चन, ए गैंग कंडेंसर इज ए गैंग कंडेंसर क्या है, तो वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी है, वेरिएबल कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा।